आज हम बात करेंगे एनाटॉमी पे, और एनाटॉमी किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि खुद में एक बड़ा सिस्टम है और उसके साथ साथ इससे जो इंटरनल और एक्सटर्नल ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, उनकी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर की स्टडी करना। उसके बाद में उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी किस पे क्या क्रिया होती है, तो इन सब चीज़ों को याद करना कठिन रहता है। इसलिए इसके लिए हम 2 दिन, हो सकता है 2 से अधिक दिन भी लगेंगे, तो हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करेंगे। प्रश्न इससे आते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारी बॉडी में, और ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। एक पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही अंग होता है, अपेंडिक्स, जिसको आप भी जानते हैं। बाकी सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु डाइजेस्टिव पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो भी अदर सिस्टम्स हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी रिपेयरिंग और उनकी ऊर्जा के लिए जो भी व्यवस्था करनी होती है, वो सारा काम किसका होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसीलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना जरूरी भी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है। देखो, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बीच में जो टूट फूट होती है उनकी रिपेयर चाहिए। तो उन सब का जो प्रक्रिया है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आती है, जिसको 2 भागों में बांटते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये प्योरली किस पर डिपेंड करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो ऊर्जा के लिए भोज्य पदार्थ को पाचित करेगा और फिर सिस्टम्स को पहुंचाएगा। उसी के आधार पर हमारे शरीर की ग्रोथ भी होती है, हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है, और हमें विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? कार्बनिक रूप से या अकार्बनिक रूप से, ठोस या तरल, सॉलिड के रूप में और लिक्विड के रूप में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो इन भोज्य पदार्थों को, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ ठोस के रूप में हो सकते हैं, तरल में भी है, और कार्बनिक अकार्बनिक रूप में है, तो इनको ग्रहण करके और इस प्रकार से पाचित करना, इस रूप में परिवर्तित करना कि शरीर के द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाएं और शरीर के द्वारा प्रयोग में ले लिए जाएं, ताकि शरीर की अगर जहां रिपेयरिंग की जरूरत है वहां रिपेयरिंग का काम करें, जहां ऊर्जा की जरूरत है जिन चीजों के लिए, उसमें ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो। तो इस वाले अंग तंत्र को जो ये काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब जैसे भोज्य पदार्थ की बात आई, जैसे शर्करा है, जिसको ग्लाइकोज कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं सामान्य भाषा में। इतना सिंपल होता है ये। इसी प्रकार से बहुत सिंपल क्या होता है? जल होता है। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि ग्लाइकोजन चढ़ाते हैं जब कमजोरी आ जाती है, कोई भी बीमारी हो किसी भी प्रकार की, जो एलोपैथिक है वो ग्लाइकोजन चढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन सबसे इजी रूप है जिसे आंत को हजम करने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे सीधे हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। पानी भी, लवण भी और विटामिन भी। इवन विटामिन तो क्या करते हैं, बल्कि डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं, कुछ एंजाइम्स की सीक्रेशन को बढ़ाकर उनको प्रभावित करके। यही कारण है, आपने देखा होगा मेडिकल में कि ग्लाइकोजन सीधा वेन्स में चढ़ा देते हैं। लेकिन ये बात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ठोस रूप है, वो ऐसा रूप है कि उसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सीधा एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, उसे सीधा ब्लड में नहीं ले जा सकता, सीधा मसल्स में नहीं भेजा जा सकता, उसको चेंज करना होता है, सिंप्लीफाइड करना होता है। तो ये सारा काम, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखने लायक है कि ये कितने सिंपल हैं। विटामिन, जल, लवण और शर्करा यानी ग्लाइकोजन, जो कि कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, इसको शरीर सीधे सीधे ग्रहण कर सकता है। ये सिंपल है। दूसरा, जो जटिल पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इनको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत इस रूप में बदला जाता है
ताकि वो हमारा शरीर अवशोषित करे और रक्त के माध्यम से उसे जहां जहां जिस जिस कार्य के लिए उनका उपयोग होना है वहां वहां भेजा जाए। तो पाचन तंत्र को अगर देखें, ये मुख से शुरू होगा। मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, ईसोफोगस, ग्रास नली, जिसे गुलेट भी कहते हैं। ग्रास नली यानी ईसोफोगस का दूसरा नाम ग्रसिका यानी गुलेट भी है। और गुलेट का क्या है कि उदर तथा निम्न आहार नाल सहित स्टोमक यानी अमाशय, अमाशय के दो हिस्से रहते हैं। जो हार्ट के नजदीक है उस वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, और उस वाले हिस्से पर पाए जाने वाले उसको वाल्व को कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। जो नीचे वाला भाग है अमाशय का, उस पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं पायरोलिक कपाट या पायरोलिक स्फिंक्टर। उसके बाद छोटी आंत इसका भाग है, बड़ी आंत है। तो नाम से अगर आप देख रहे हैं तो क्या पता लग रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मतलब छोटी आंत। और बड़ी आंत तो लग रहा भी ये बड़ी आंत है, परंतु यदि देखा जाए तो छोटी आंत लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। हाँ, चौड़ाई में जो डायामीटर है उसमें बड़ी आंत ज्यादा बड़ी होती है। नाम छोटी आंत है लेकिन लंबाई में बड़ी, और जिसका नाम बड़ी आंत है वो लंबाई में कंपैरेटिवली छोटी होती है। इसके साथ साथ में इसके दूसरे भाग भी होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के आहार नाल के भाग नहीं है। लीवर, ये लीवर कौन सा लीवर है? जो अंग है LIVER। बहुत से फिजिकल में बच्चों के जब नए नए एंट्री होती है तो वो दो शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं। उनको लीवर कहो, लीवर क्या होता है, तो वो सभी जानते हैं कि लीवर पेट में होता है। तो पेट वाला लीवर है LIVER। और जो दूसरा लीवर जो किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में बात की जाती है, जिसकी फिजिक्स में बात की जाती है, वो होता है LEVER, लीवर यानी उत्तोलक। तो ये लीवर, इसके साथ साथ में गाल ब्लैडर, पित्ताशय जो पित्त का निर्माण करता है, अग्नाशय पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ये भी सारे क्या हैं? पाचन तंत्र के अंग हैं। तो इनके आधार पर पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग तो वो जो नाल है, आहार नाल पूरी पूरी, उसको कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरे भाग ये जिन्हें अतिरिक्त के रूप में रखा, जिन्हें सहायक कहेंगे एसेसरी ऑर्गन। उसमें एसेसरी ऑर्गन क्या है? जो मदद कर रहे हैं हमारे डाइजेशन में, चाहे वो लीवर हो, गाल ब्लेडर हो या पेनक्रियाज हो। इन दो हिस्सों में बांट करके हम इनकी 1 बाय 1 एनाटोमिकल स्टडी करेंगे कि पहले सबसे पहले क्या आया? मुख। तो मुख की बात करेंगे। अगर इसकी ब्रीफ में, उससे पहले मुख से पहले थोड़ा देख लेते हैं। ब्रीफ में जो एलिमेंट्री कैनाल है, कैनाल से ही पता लग गया कि ये नलीनुमा रचना है यानी कि खोखली है। और मुख से लेके कहां तक है? माउथ टू एनस, मुख से लेके गुद्दा द्वार तक। तो इसकी लंबाई एडल्ट डाइजेस्टिव, मतलब जो एडल्ट है, यूथ हो गया है, उसमें लगभग लगभग 30 फीट, फिक्स नहीं, 30 फीट, अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, यानी 9 मीटर लंबी है मुंह से लेकर के एनस तक की एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई। ये कम ज्यादा हो सकती है, फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई के अनुसार इनकी लंबाई में, जो आंत की लंबाई है उसमें थोड़ा अंतर आता रहता है, परंतु लगभग लगभग 30 फीट यानी कि 9 मीटर की लंबाई इसकी मानी जाती है। तो सबसे पहला हिस्सा है मुख, और मुख के साथ में जो बनी हुई है उसको कहते हैं मुख गुहा। और ये जो कैविटी है, मुख की परिभाषा क्या है? द कैविटी बाउंडेड बाय ए ट्रांसवर्स ट्रैक ऑफ टू लिप्स। तो यदि मुख की परिभाषा पूछे तो मुख क्या है? दो होठों के अनुप्रस्थ दरार जो है, दो होठों से घिरी हुई प्रस्थ दरार, ट्रांसवर्स क्रैक, क्या कहलाती है? माउथ। और इसके अंदर का खोखला हिस्सा क्या कहलाता है? माउथ कैविटी। तो माउथ क्या है? होठों से घिरा हुआ हिस्सा, इसे मुख कहेंगे। और जब अंदर का खोखला भाग है वो कहलाएगा माउथ कैविटी। तो जो होठ हैं ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस नामक एक मसल से बने होते हैं। और ये मसल्स कैसी होती है? ऐच्छिक होती है, यानी वॉलेंट्री होती है। अर्थात जब आप चाहें बोलें, जब आप चाहेंगे कुछ इससे पीना चाहते हैं उसमें मदद करेंगे, कुछ अंदर निकलना चाहते हैं उसमें मदद करेंगे। तो इसीलिए कैसी पेशी है? वॉलेंट्री है। जबकि बाकी सारी मांसपेशियां कैसी हैं? इसलिए मैं यहाँ मेंशन किया, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो
बाकी सब पेशियां हैं वो कैसी हैं, इनवॉलेंट्री। आपने भोजन अंदर ग्रहण किया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब आप कहो कि भाई रुक जाओ, या आपके मस्तिष्क से ऐसा कोई भी फंक्शन आपके पास नहीं है कि आप उसको रोक देंगे, भाई अब जब पाचन बंद कर दो। हाँ, दौड़ने भागने में क्या होगा, मतलब ब्रेन पे ये परिवर्तन होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और जहां मांसपेशियां जो काम कर रही होती है उनको पहुंचा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि काम बंद कर देंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की केवल मुख पे पाई जाने वाली जो होठों की मांसपेशियां हैं ये वॉलेंट्री होती हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। सो ये प्रश्न बनता है कि द विच मसल्स इन एलिमेंट्री कैनाल इज वॉलेंट्री। so that is the muscles of lips and known as orbicularis oris। एक सेकंड इसको हिंदी में कर देते हैं। इसी प्रकार जो आपने देखा नाक के नीचे का दबा हुआ हिस्सा है, बिल्कुल होठों के ऊपर वाले होठ का, भाई ये बंद करवा दे बेटे, बंद कर दे इसे तुरंत। जो होठों के नीचे का दबा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं फिल्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको, फिल्ट्रॉन। तो ये भी आपको याद रखने लायक हिस्सा है कि इसे क्या कहते हैं। यानी कि नाक के नीचे ऊपरी होठ का दबा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, फिल्ट्रॉन कहलाएगा। तो माउथ कैविटी अर्थात होठ की बात होने के बाद, मुख की बात होने के बाद, मुख क्या है, ये वाला है, उसके नीचे की जो हिस्सा है अंदर का खाली स्थान वो कहलाएगा मुख गुहिका। तो इसका जो अग्र भाग है वो कठोर है, यानी कि तालु जिससे बना हुआ है, जिससे नीचे का हिस्सा बना है मुख गुहिका का, उसका अग्र भाग तो क्या है, कठोर है, और पश्च भाग धीरे धीरे कोमल होता जाता है। क्यों, क्योंकि वो बाद में जाकर के कहाँ मिलना है, एसोफोगस से जो बड़ी सॉफ्ट है। और इस गुहिका का तल किससे बनेगा, जीभ से। और बराबर वाले हिस्से किससे बनेंगे, गाल से। और ऊपर वाला हिस्सा किससे बनेगा, तालु से। तो इस पूरी के पूरे भाग को क्या कहते हैं, माउथ कैविटी, मुख गुहिका। तो मुख गुहिका में जो सबसे मुख्य भाग है, सबसे पहले अनेक अंग पाए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, जीभ। तो जीभ की क्या पहचान है, इसके आगे का हिस्सा क्या है, फ्री है। और जो शेष भाग है वो जुड़ा होता है, कैसे, नीचे वाला तो किससे जुड़ा रहेगा, जबड़े से। आप नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जीभ का नीचे का जो सारा हिस्सा है वो क्या है, नीचे तालू से जुड़ा हुआ है। और पीछे वाला हिस्सा क्या है, हायर बोन से जाके जुड़ जाता है। इसी नेचर के कारण कि एक हिस्सा ये जुड़ा रहता है, बाकी जो आगे वाला हिस्सा है वो घूम सकता है, चल सकता है, भोजन को चारों ओर घुमा सकता है। इसी कारण हम बोल भी पाते हैं और इसी कारण हम भोजन को निगल भी पाते हैं। और ये क्या है, श्लेष्मिक पाई जाती हैं इसमें, होठों पे, ये गालों में और जीभ पर श्लेष्मिका ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो जो श्लेष्मिका है यानी म्यूकस, श्लेष्मिका मतलब म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, उनसे क्या है, म्यूकस निकलता रहता है। और इस म्यूकस का काम क्या है ये हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी में। तो ये स्राव निकलता रहता है, इसका मुख्य काम क्या है, नम बनाए रखना मुख गुहिका को। ऊपर की सतह जीभ पर, नीचे की तो जुड़ी हुई है, जो जीभ की ऊपरी सतह है उस पर क्या है, जीवा प्रांकुर, लिंगुअल पेपलाई पाई जाती हैं और स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड। तो ये प्रश्न भी याद आता है कि भाई टेस्ट है ना, जीभ का कौन सा हिस्सा किस चीज का टेस्ट करता है, और टेस्ट करने का काम क्या करते हैं, टेस्ट बड। और जीवा प्रांकुर, लिंगुअल पेपलाई बाद में बताएंगे कि क्या छोड़ते हैं, उनका काम क्या होता है भोजन के पाचन में। तो ये स्वाद कलिकाएं किस हिस्से पर कौन सी पाई जाती हैं, याद रखने लायक है और इंटरेस्टिंग भी है आपके। तो जो आगे वाला भाग है जीभ का, जो आगे टेस्ट बड पाई जाती है वो क्या है, मीठे का स्वाद करती हैं, टेस्ट। आप इसको प्रैक्टिकली भी याद कर सकते हैं, एक बार याद कर लेंगे तो ये हिस्सा याद हो जाएगा। आप मीठा लें, उसको आगे वाले हिस्से पर टच करके देखें तो यू विल फील मोर रैपिडली, बहुत जल्दी लगेगा। अगर आप उसको पीछे वाले हिस्से पे टेकेंगे तो आएगा तो टेस्ट, लेकिन कब आएगा, क्योंकि वहां पे सलाइवा है, तो उसमें फैल करके जब वो आगे हिस्से को छूने लगेगा तभी आपको मीठे का स्वाद पता लगेगा। पीछे वाला भाग क्या है, बिटरनेस के लिए टेस्ट करता है, कड़वापन टेस्ट करता है। मध्य भाग क्या है, नमकीन को टेस्ट करता है, साल्टी। इस वाले एरिया में मध्य भाग में कौन सी टेस्ट बढ़ पाई जाएंगी, दोज वो टेस्ट साल्टी, साल्ट का। और किनारों की ओर क्या है, खट्टा, यानी कि सॉरनेस और एसिटिक टेस्ट बढ़ पाई जाती हैं, जो अपने अपने हिसाब से
भोजन ग्रहण करते हैं उसके स्वाद को टेस्ट करती हैं और हमें बताती हैं कि ये तो भाई खट्टा है, ये तेज है, ये मीठा है। अब जीभ के बाद में दूसरी मुख्य रचना कौन सी है आपकी? मुखगुहिका में दांत। तो दांतों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। यदि देखें रचना बाहर से देखने में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो उनके तीन भाग होते हैं दांतों के। सबसे पहले वाले जो आगे की ओर आप देखते हैं, गर्तदंती थियोकोडोडेंट। गर्तदंती थियोकोडोडेंट यानी कि देखने में लगेंगे सिंपल है बिल्कुल, उनमें कोई ऊपर नीचे नहीं बना हुआ। और दीवार दंती का मतलब दीवार, दीव का मतलब दो, डाइफोडेंट यानी कि जिनमें दो हिस्से बनने लगते हैं। दांत एक है लेकिन दो हिस्से बाहर से दिखने लगते हैं। और विषम दंती हिट्रोडोंट। तो हिट्रोडोंट कौन है? मोलर्स, जिसमें बहुत सारे ऊपर नीचे हिसाब बने हुए हैं। डाइफोडोंट कौन से हैं? प्रीमोलर, उनमें दो दो हिस्से हैं। और बाकी जो उसके आगे वाले में क्या है? इंसाइजर, जो आपके सामने की ओर चार ऊपर चार नीचे दिख रहे हैं। इसीलिए कार्य के आधार पर फिर को कैसे बांटा गया? जो टोटल 32 दांत हैं उनमें यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे हैं, उनको कार्य के आधार पर चार भागों में बांटा। तो कौन कौन से चार भाग? जो सामने वाले चार दांत दिखाई देते हैं, चार ऊपर और चार नीचे, उन्हें कहते हैं कृंतक यानी इंसाइजर। इंसीजर का मतलब होता है सीजर, सीजर का मतलब काटना। जो सीजर क्या काम करती है? काटने का काम करती है। तो ये दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंसीजर। ये होते हैं चार नीचे वाले जबड़े में और चार ऊपर वाले जबड़े में। उसके बाद में दो ऊपर कैनाइन, आपने देखा होगा चार के साइड में बिल्कुल एकदम चोंचदार, एक नीचे इधर और एक नीचे इधर, यानी दो नीचे वाले में और दो ऊपर। ये क्या काम करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा गन्ना, गन्ने को जब आप चूसते हैं, ज्यादातर ने देखा होगा क्योंकि आप इंडिया के और उत्तर भारत के रहने वाले हैं, तो कैनाइन उस समय काम आते हैं जब हमें फाड़ना होता है, किसी चीज को छिलके को उतारना होता है। और उसके बाद में आते हैं चार अग्रचर्वाणक प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है? चार नीचे चार ऊपर, यानी कि दो दाएं और दो बाएं पाए जाते हैं, टोटल होते हैं 8। ये क्या काम करते हैं? भोजन को कुचलने का काम करते हैं। और उसके बाद में पाए जाते हैं 6 मोलर चर्वाणक, इन्हें दाढ़ कहेंगे। 6 नीचे वाले में, 6 ऊपर वाले में, अर्थात 3 लेफ्ट साइड में 3 राइट साइड में। ये क्या है? दाढ़ कहलाएंगे। इनका काम क्या है? भोजन को पीसना। और अगर कोई चीजें जैसे हैं भाई, वो आपने अनार खाया, इस तरह का खाया, तो उनसे, गन्ना है, उनसे रस निकालने का काम है। गन्ने से आपने क्या आगे वाले दांतों से रस निकाल सकते हैं? इन सदर से नहीं निकाल सकते, इनसे काटेंगे और रस को निकालेंगे, प्रीमोलर। अब इसमें एक शब्द होता है अकलदार। क्या है अकलदार? क्या है? कभी कभी क्या है, 32 दांत होते हैं एडल्ट में, लेकिन बहुत से एडल्ट में 32 दांत नहीं, 28 ही रहते हैं 18-19 साल के बाद भी। तो ये जो मोलर हैं, पीछे वाले दांत, सबसे मोलर लास्ट वाली, एक बाएं एक दाएं या ऊपर भी एक बाएं दाएं, चार हो जाएंगी। कभी कभी ये बाद में निकलते हैं, क्योंकि 28 रह गए तो चार रह गई। तो ये चारों पीछे वाली कितनी कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? विजडम टीथ, अकलदार। कितनी होती हैं? 4। जरूरी नहीं कि ये सभी के बाद में निकले, बहुत ही कम केस में होता है कि निकलता है, अदरवाइज एडल्टहुड तक होते होते 32 हो जाती हैं। तो लास्ट वाले चारों मोलर क्या कहलाते हैं? विजडम टीथ। यहां तक का बात हुई माउथ की। और माउथ कैविटी में ये जो अंग पाए गए, अब इसके नीचे की ओर जाते हैं, जो लास्ट में जब ये है हाइड से जुड़ी हुई है, तो पिछले पार्श्व भागों में दोनों ओर लसिकीय ऊतक, लिम्फेटिक टिश्यू की बनी अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं, टॉन्सिल जिन्हें कहते हैं। आप कहते हैं ना टॉन्सिल फूल गए, तो ये कहाँ है? मुख गुहा के पिछले और पार्श्व, अर्थात टूवर्ड्स जो हमारे साइड में गाल हैं, उनकी ओर अंडाकार रचनाएं होती हैं। किसकी बनी होती हैं? लिम्फेटिक टिश्यू की। टॉन्सिल किसके बने होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यूज की ग्लैंड्स होती हैं, और जो क्या करती हैं? फोगोसाइट लिम्फोसाइटस का उत्पादन करती हैं, जिन्हें कहते हैं भक्षक लसिका कोशिकाएं, और अंग्रेजी में कहेंगे इनको फोगोसाइटिक लिम्फोसाइटिक। तो इनके नाम से पता लग रहा है ये किसका एक प्रकार है? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती हैं? प्रतिरक्षा का काम करती हैं। तो ये टॉन्सिल जो है लिम्फेटिक टिश्यू का बना हुआ है, और किसको रिलीज करता है? फोगोसाइटिस लिम्फोसाइटस को।
ये क्या करेंगी, भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आए उनका भक्षण करती हैं। और अगर जीवाणु हावी हो गए तो क्या होगा, टॉन्सिल फूल जाता है ना, कहते हैं कि भाई टॉन्सिल हो गया इसका। तो जबकि टॉन्सिल एक ग्लैंड है, टॉन्सिल का फूलना बीमारी कहते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं इसको टॉन्सिल हो गया। यहां तक की बात हुई माउथ और माउथ कैविटी की। मुझे आशा है कि आपका इसमें कोई ऐसा प्रश्न या कोई इस तरह की चीज डिफिकल्ट नहीं होगी जिसमें आपको समझ में ना आया हो। तो आगे बढ़ें। इसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप पे लिख सकते हैं, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्रसनी, फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात कर चुके हैं कि फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो, है ना। तो ये फेरिंग्स डाइजेस्टिव कैनाल का भी हिस्सा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है। तो फेरिंग्स क्या कर रही है, मुख गुहा से भोजन ग्रहण कर कहाँ पहुंचाएगी, ग्रास नली में पहुंचाना है। यह लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी और 3 हिस्सों में बटी होती है फेरिंग्स। तो यानी कि कहाँ पाई जा रही है, गले में पाई जा रही है। किसके आगे पाई जा रही है, पीछे की ओर कौन है, सर्वाइकल वर्टिब्रेट है। और 3 हिस्सों में है। तो नसाग्रसनी, नेजोफेरिंग्स, नाम से पता लग रहा है कि नाक के पीछे की नलिका। तो ये क्या कर रही है, हवा को ले रही है नाक के माध्यम से, उसको भी आगे कहाँ पहुंचा रही है, अपने स्थान पे पहुंचाएगी जहां पहुंचाना है उसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचाना है। जो मुख ग्रसनी है ऑरोफेरिंग्स, इसके नाम से पता लग गया कि मुख के पीछे का हिस्सा है ये इसका ग्रसिकी का, जो मुख से भोजन को भी ग्रहण करता है और समय आने पर वायु को भी ग्रहण करता है। और फिर नीचे कहाँ पहुंचाते हैं दोनों, कंठ ग्रसनी, लेरेंजियोफेरिंग्स। तो लेरेंजियोफेरिंग्स क्या है, अंतिम सिरा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 छिद्र खुले नीचे की ओर से। इसको एनाटॉमी के लिए आप इमेजिन करें कि नीचे की ओर से 2 छिद्र खुले। पहला क्या है, कंठ द्वार, ग्लोटिस। ग्लोटिस का मतलब क्या है, वो वाला जहां श्वास नल का ये हिस्सा, ये द्वार जो है श्वास नाल का द्वार है, क्या कहलाएंगे, ग्लोटिस। और गैलोटिस क्या है, श्वास नली में खुलता है और इस पे कौन सा ढक्कन पाया जाता है, एपिगोलाइटिस। ये क्या है, एक कार्टिलेजियस ढक्कन है। इसका काम क्या है, जब भोजन ग्रहण करते समय ऊपर उठकर नासा गुहा को ढक लेता है। नासा गुहा में यानी कि श्वास नली में भोजन नहीं जाने देता। और ये हो कैसे पाता है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात की थी कि जो रेस्पिरेटरी कैनाल है गले में वो आगे की ओर रहती है, और इसोफेगस यानी कि ग्रास नली कहाँ, पीछे की ओर रहती है। दूसरा, जो हमारी गोलाइटिस है, श्वास नली है, वो कहाँ है, कंपेयर टू इसोफेगस ऊपर की ओर होती है। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में ये एपिगोलाइटिस एक किस्म से खड़ी हुई रचना है, जो सामान्यतः जब क्या है सांस चला तो ऐसे पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, एक बोलो उत्तम, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। जी सर। तो ये ढक्कन सपोज करो ये नली है ना, यहाँ ये श्वास नली है, ये 2 है मानो, ये श्वास नली। तो ये श्वास नली का ढक्कन ऐसे खड़ा रहता है, और जब भोजन ग्रहण करें तो ये क्या है, उठ करके श्वास नली को ढक लेता है, क्योंकि श्वास नली उससे पहले है ना भोजन नली से। और वरना क्या है, जी पीछे सर। को लटका रहता है, किस पे, भोजन नलिका पे। इसीलिए क्या होता है, जब कभी हम दौड़ते हैं तो मुंह से भी सांस लेते हैं, तब वो मुंह से निकली हुई चीज यानी कि पानी को तो कहाँ पहुंचा रहा है, सब भोजन नलिका में। लेकिन अगर हवा ले रहे हैं हम तो उसको कहाँ पहुंचा रहा है, श्वास नली में पहुंचा रहा है। उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा चीज है, उसको कहते हैं गुलेट। ये क्या करता है, ये ग्रास नलिका है, ऊपरी हिस्सा। ग्रसनी यानी कि ये वाली जो है संकीर्णक पेशियों की बनी होती हैं, यानी कि जो सिकुड़ सकती हैं। और जब सिकुड़ेंगी क्या करेंगी, तो आपने कुछ अंदर से भोजन ग्रहण किया, उसको आपने जीभ के माध्यम से अंदर धकेला, तो ये सिकुड़ेंगी, सिकुड़ के उसको लेंगी और भोजन को क्या करेंगी, निगल के कहाँ पहुंचा देंगी, ग्रास नली में। तो निगलने का काम किस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी संकीर्णक पेशियों की रचना के कारण, जिससे उसको ये सिकुड़ करके अर्थात भोजन को निगलने में सहायक होती है, और कहाँ पहुंचा देगी, ग्रास नली में। यहां तक की बात हुई फेरिंग्स की एनाटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बात आती है इसोफोगस यानी कि ग्रास नली, भोजन। इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, जो हमारी इसोफोगस है। और हमने बात की थी कि इसोफोगस क्या कर रही है, किसके पीछे चल रही,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन नलिका के पीछे की ओर चलती है। चेस्ट के स्टर्नम के नीचे क्या है, श्वास नली, और उसी के पीछे की ओर नीचे की ओर क्या चल रही, दोनों फेफड़ों में हार्ट के नीचे से ईसोफेगस जा रही है। तो ये क्या है, ग्रसिका यानी कि इसका ऊपर का शीशा है, वहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाएगी, श्वास नाल के पीछे से होते हुए मध्यपट, मध्यपट क्या है, डायफ्राम, इसके बीच से निकलेगी, अमाशय में खुलती है। अब डायफ्राम क्या है, जो पेट को और छाती को अलग कर रहा है, परंतु वो ऐसी मांसपेशियां हैं कि ऊपर की ये नलियां उसमें आर पार निकल सकती हैं। तो ये क्या हुआ, मध्यपट में को पार कर करके अमाशय में खुल रही, स्टोमक में। और इसकी पेशियां कैसी होती हैं, जो भीतर की भित्ति है वो मोटी और संकुचनशील यानी कंट्रैक्शन कर सकती हैं, जिससे इसमें गति बनी रहती है। और गति कैसी, कर्माकुंचन गति। अभी इसमें हाँ 10 मिनट रह रहा है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कर्माकुंचन गति के कारण जो पैराइटल मूवमेंट है, भोजन आगे चलता है इसमें। यानी कि पैराइटल मूवमेंट या कर्माकुंचन गति क्या है, वेव लाइक मूवमेंट, जो इंटरनल मसल्स हैं जिससे भोजन आगे चलता है। इसकी जो अंदर की दीवार है वो कैसी है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है अंदर की ओर। और उन म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड का मतलब क्या है, म्यूकस स्टैंड फॉर श्लेष्म, और ये भी श्लेष्म स्रावित करती रहती है कंटिन्यूअस, जिससे क्या होता है, ग्रास नली के अंदर का हिस्सा नम और लसलसा होता है। इसी से क्या हुआ भाई, एक तो कर्माकुंचन गति है और ऊपर से वो नम भी है, लसलसा भी, तो क्या होता है, भोजन आसानी से अमाशय में, स्टोमक में पहुंचा दिया जाता है। यहां तक बात हुई ईसोफोगस की। अब बात आई अमाशय की, स्टोमक की। अब आप ये देखना, स्टोमक की रचना के लिए जानबूझ करके आप कल्पना करो, आप इसका बायां, इसका दायां कौन सा है, ये, यानी कि जो आपके बाएं हाथ की ओर है वो इसका क्या है, दायां। और जो इस आपके दाएं हाथ की ओर है, तो ये आप देख रहे हैं वो इसका है बायां। ठीक है, तो आप ये स्टोमक देख रहे हैं, ये लिटिल बिट किस साइड में है, बाई साइड में। आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। इसीलिए बायां फेफड़े में दो काम हो रहे, एक तो हार्ट भी बाईं ओर रहता है, ऊपर से फिर ये बाईं ओर इधर से शुरू हो गया। इसीलिए इसमें कितने लोब रहते हैं, 2 लोब। और इसमें कितने होते हैं, 3 लोब। इसमें 3 पालियां और इसमें 2 पालियां होती हैं। और ये डायफ्राम को कवर करके, छेद करके यहाँ अमाशय में मिलती है। तो इसका ये हिस्सा कहाँ है, हार्ट के नजदीक है, इसीलिए इसको, इस भाग को कार्डियक भाग भी कहते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो स्पिंक्टर को मैंने बात की थी, कार्डियक स्पिंक्टर भी कहते हैं। जैसे देखेंगे ये क्या आ रही, ईसोफोगस आ रही, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये इससे खुली, तो ये वाला जो स्पिंक्टर पाया, ईसोफोगस स्पिंक्टर, यानी ये जेड लाइन, और इस वाले भाग को क्या कहा, कार्डियक हिस्सा है, इसलिए इसको, इस स्पिंक्टर को कार्डियक स्पिंक्टर या कार्डियक वाल्व भी कहते हैं। जो किन दो के बीच में पाया जाता है, स्टोमक और ईसोफोगस के बीच। क्यों, क्योंकि यहाँ भोजन भर जाता है और जब ये गति करेगा तो वापस इसमें ना जाए, इसलिए ये वाल्व काम करता है। आकार कैसा है इसका, जे के आकार का। कैसी रचना है, थैलीनुमा। और ये क्या है, सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का, इससे चौड़ा भाग कोई नहीं होता आहार नाल का। तो ये भी एक जीके का आपका प्रश्न बनता है, विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो द आंसर इज स्टोमक, जे। और आकार कैसा होता है इसका, जे आकार का होता है। ये क्या करेगा, जो मैंने पहले बता चुके हैं कि मध्य बाएं पार्श्व भाग में, मध्य पट के ठीक नीचे होता है, आपके बाएं साइड में, डायफ्राम के नीचे, लेटरल साइड, लेटरल साइड का मतलब पार्श्व में, पार्श्व की ओर स्थित होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और इसका क्या है, बाएं बड़े भाग, यानी कि जो बाईं ओर है, देखो बाएं हाथ को, उसको क्या कहेंगे, कार्डियक भाग, कार्डियक रीजन। 3 रीजन पाए जाते हैं इसमें, ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे, कार्डियक रीजन। और जो बीच वाला हिस्सा है, मध्य भाग, इसको कहेंगे फंडिक रीजन। ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा फंडिक रीजन कहलाएगा। और जो नीचे ये वाला हिस्सा छोटा, इसको कहेंगे पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक रीजन। और यहाँ भी एक आप देख रहे हैं वाल्व पाया जाता है,
जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये भी इसको बंद करके रखता है, क्योंकि भाई इसमें भोजन भरता है और बहुत समय तक रहता है और गति होती है, उसको मिलाया जाता है, मिक्स बनाया जाता है, इसीलिए दोनों वाल्व बंद रहते हैं ताकि जब वो भोजन पे प्रक्रिया चल रही हो, भोजन वापस ईसोफोगस में या समय से पहले डेडुनम में ना जा पाए। तो ग्रास नली अमाशय के कार्डियक भाग में खुली, ऊपर से आई, ठीक है, ये भी याद रखने लायक है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ईसोफोगस ओपन इन विच पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के किस भाग में खुलती है। तो इसीलिए मैंने ये आपको रेफर करना है, इसका कार्डियक भाग नाम क्यों पड़ा, बिकॉज दिस पार्ट इज नियर टू कार्डियक। और जब आपको ये याद रहेगा कि ईसोफोगस स्टोमक में मिलती है, तो स्टोमक के अगर आपका ऊपरी भाग जो हार्ट के नजदीक है, इसलिए उसको कार्डियक रीजन कहते हैं, तो अपने आप इस प्रश्न का उत्तर उस समय आप चुन सकते हैं। दूसरा भाग फिर आएगा क्या है, एक पेशी कपाट, जिसे मैंने पहले बता चुका, कार्डियक वाल्व है, भोजन को अमाशय में तो आने देता है लेकिन वापस ग्रास नली में नहीं लौटने देता। इसी प्रकार अमाशय के ग्रहणी में खुलने वाले छिद्र पर भी एक पाइलोरिक स्फिंक्टर नामक कपाट पाया जाता है। इसका काम क्या है कि समय से पहले भोजन को यहाँ नहीं, लेकिन ये क्या करता है, समय समय पर खुलता रहता है धीरे धीरे। तो जैसे आपने देखा होगा खल जो सरसों का तेल निकालते हैं मशीन, उसमें आपने देखा हल्के हल्के आप सरसों डालो, थोड़े थोड़े से निकलती रहती है, सरसों पीस के तेल उधर जाता रहता है। तो ये समय समय पे खुलता है, तो थोड़ा थोड़ा कायम के रूप में वो भोजन इधर आता रहता है। वो फिजियोलॉजी में बात करेंगे कि क्या कहाँ बन गया। यहाँ तक का स्टोमक कवर हो गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टोमक आपके अंदर शरीर में कहाँ और किस प्रकार स्थित है। ये आपकी यहाँ से छोटी आंत शुरू हुई। हाँ, इसकी थोड़ी सी ये बात रही कि मैंने बताया था ना कि मांसपेशी जब ऊपर बात की थी कि भाई इसमें बहुत देर तक काम चलना है, तो इसको जो मसल्स हैं, मसल्स के लेवल पे 3 भाग होते हैं इसके। बाहर वाले स्तर को कहते हैं पेरिटोनियल स्तर, पेरिटोनियल कोट, इसके बाहर के हिस्से को। अंदर वाले स्तर को, यानी 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं, 3 कोट हैं इसकी। बाहर वाले को पेरिटोनियल लेवल कोट और दूसरे वाले को, बीच वाले को कहते हैं मध्य स्तर को पेशी स्तर, यानी कि ये मस्कुलर कोट है। और इसकी मांसपेशियां 3 तरह के फाइबर हैं, 3 प्रकार से वो व्यवस्थित रहते हैं। तो जो एक पहला क्या है, अनुधोरीय तंतु, जिन्हें लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रोसिस कहेंगे, यानी ऐसे जैसे मैं आपका एरो चला रहा हूं, ये क्या है, अनुधोरीय तंतु यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रोसिस। फिर होता है वलय तंतु, एनुलस फाइब्रोसिस, क्या है, यानी कि जो इस तरह से चंद्रनुमा रचनाओं में पाई जाती है फाइबर। और तीसरे क्या है, तिर्यक तंतु, ओबलिक फाइब्रोसिस, यानी कि आड़े तिरछे होते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है। कौन सा, इसका मीडियल जो कोट है, और अंदर वाला जो कोट है भीतरी स्तर, उसको कहते हैं अवश्लेष्मिक स्तर, यानी सब म्यूकस कोट, अर्थात म्यूकस यहाँ श्लेष्म के लिए लेकिन कम, सब म्यूकस का मतलब कम मात्रा में। अमाशय के भीतर की ओर का हिस्सा है ये। और इसमें क्या है, अनेक प्रकार की लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वो लसिका ग्रंथियां क्या करती हैं, लसिका का स्रावन करती हैं। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर वाले हिस्से में ही अमाशय में अनेक जठर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और जो रस छोड़ती हैं, जो हार्मोन ये सीक्रेट करती हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का काम देखेंगे हम जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसी प्रकार जठर ग्रंथि यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसकी पेप्टिक कोशिकाएं, पेप्टिक सेल पाई जाती हैं, उनसे तो पेप्सिन हार्मोन निकलता है, पेप्सिन एंजाइम, जो काम क्या करेगा, प्रोटीन पर, यानी कि प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन में। तो इसी के साथ साथ इसमें पेप्टिक सेल के साथ में दूसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑक्स्टिन कोशिकाएं। ये क्या सीक्रेट करती हैं, HCl का निर्माण करती हैं, जो थोड़ा एसिडिक है। ये क्या करेगा, HCl भोजन को काइम में बदलेगा, जो आगे की ओर छोटी आंत में चला जाए। इसके साथ में यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है, उसका मुख्य काम तो प्रोटीन का पाचन है, लेकिन ये जो है यहाँ पर फैट पर भी काम करना शुरू कर देता है। यहां तक हमारा स्टोमक समाप्त हो गया। अब 1 मिनट का रेस्ट लेंगे।
और फिर आगे जारी रखेंगे। ठीक है, अगर इसके बीच में कहीं कोई प्रश्न हुआ तब तक आप सोच लो, पूछ सकते हो। अभी इसमें ओके सर। 50 सेकंड है, अगर आप पूछना चाहो तो। कोई बच्चा है, रेज हैंड एंड देन ही कैन आस्क। सर वो सर मैं पूछना चाह रहा था सर, वो जो ये है सर ग्रास नली। हाँ, इसोफोगस। सर हाँ सर, इसकी जो लंबाई है सर कितनी है? मैंने पेपर में पढ़ा जो 9 इंच से 10 इंच अब है। हाँ, और लेकिन यहाँ हमने कितनी दिखाई? पता नहीं, हाँ तो जो एक वो दिखा थी 100 25 कुछ सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हाँ तो उसने 9 इंच हाँ जी। दिखाई। तो 1 इंच में कितने हाँ जी। सेंटीमीटर हैं? एक में 2.54 सेंटीमीटर। तो हाँ जी, हाँ जी। 2.5 सेंटीमीटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही लगभग कितना आएगा? 9 दूनी 18 और हाँ जी। 5 कितने हो गए? 23। और जबकि ये पहले बात हो चुकी, क्योंकि इसकी लंबाई टोटल कितनी बताई? 30 फीट।